और डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा करी थी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, कैसे राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं और कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। मुख्य रूप से हमने पढ़ा था उनमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय आय या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय और पर्सनल इनकम। ये अवधारणाएं हमने देखी थी। आज हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते समय इसकी 3 विधियां काम में ली जाती हैं: उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। इस विधि में मुख्य रूप से यानी उत्पादन विधि में मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय ज्ञात करते वक्त वस्तुओं और सेवाओं को उनके प्रवाह के रूप में लिया जाता है। यानी एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य की गणना की जाती है और इस बाजार मूल्य के आधार पर यहाँ अंतिम माल काउंट किया जाता है। अंतिम रूप से उत्पाद जो तैयार होते हैं उनको काउंट किया जाता है। अंतिम रूप से तैयार माल से मतलब है जो खपत के लिए तैयार होते हैं और आगे की उत्पादन प्रक्रिया में उनका उपयोग नहीं होता है। इस आधार पर उन्हें अंतिम उत्पाद कहा जाता है और उन्हें या उन्हीं के बाजार मूल्य को इसमें शामिल किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में आगे उपयोग किए जाने वाले माल को मध्यवर्ती माल कहा जाता है। इंटरमीडिएटरी गुड्स होती हैं। अंतिम माल के मूल्य में मध्यवर्ती माल का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, इसलिए हम राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती माल के मूल्य की गणना नहीं करते, अन्यथा माल के मूल्य की दोहरी गिनती हो जाती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरी उत्पादन प्रक्रिया में हम अंतिम उत्पादों जिनका कि आगे उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता है उन्हें शामिल करते हैं और इस दौरान जो मध्यवर्ती माल है, मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, वो उस उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। इसलिए राष्ट्रीय आय जब ज्ञात करते हैं तो इस मध्यवर्ती माल या इन मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करते, क्योंकि ये ऑलरेडी उन अंतिम उत्पादों के मूल्य में शामिल होता है इनका योगदान या इनका मूल्य। इसलिए इनकी दोहरी गिनती से बचने के लिए इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। दोहरी गिनती की समस्या से बचने के लिए हम मूल्य वृद्धि पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें उत्पादन के प्रत्येक चरण में एक वस्तु का पूरा मूल्य नहीं बल्कि मूल्य वृद्धि यानी अंतिम अच्छे मूल्य का अंतर अच्छा है की गणना की जाती है। यानी उत्पादन के प्रत्येक चरण में उसमें जो मूल्य वृद्धि होती है, जो मूल्य ऐड होता है, उसे ध्यान में रखा जाता है। जीडीपी में इन्हीं के आधार पर गणना की जाती है। मुद्रा मूल्य की गणना बाजार मूल्यों पर की जाती है, इसलिए बाजार की कीमतों पर जीडीपी ज्ञात होती है और बाजार मूल्य पर जीडीपी की ज्ञात करते वक्त इन सब उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद दूसरा है आय विधि। आय विधि में क्या है? आय विधि के तहत राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते वक्त आय के प्रवाह के रूप में इसे लिया जाता है। आमतौर पर उत्पादन, श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यमिता के 4 कारक हैं। ये मुख्य कारक हैं जिनसे उत्पादन प्रक्रिया संपादित होती है। श्रम को वेतन मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, भूमि को लगान मिलता है, किराया मिलता है, उद्यमिता को लाभ मिलता है पारिश्रमिक के रूप में। तो इस आधार पर अर्थव्यवस्था के
जो क्षेत्र हैं उनको विभक्त कर लिया जाता है, या उनको इस तरह से क्लासिफाई कर लिया जाता है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनको मेहनताना या जो पारिश्रमिक मिल रहा है उस पारिश्रमिक के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है। यहाँ कुछ स्वनियोजित व्यक्ति हैं जो अपने स्वयं के श्रम और पूंजी को नियोजित करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, अधिवक्ता और सीए आदि। इन लोगों की आय को मिश्रित आय कहा जाता है। और आय विधि ज्ञात करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अनुमान लगाते समय कर्मचारियों को मिलने वाले नकद मजदूरी के अलावा जो सुविधाएं उनको मिलती हैं उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ ब्याज का अनुमान लगाते समय केवल उत्पादन के लिए लिए गए ऋण का ब्याज ही शामिल हो राष्ट्रीय आय में, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसी तरह से जो उपहार, दान अथवा कर या जुर्माना, लॉटरी, जो कि हस्तांतरित आय है, एक हाथ से दूसरे हाथ को हस्तांतरित होती हैं, इनका उत्पादन कार्य में कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में अगली विधि है व्यय विधि। व्यय विधि में राष्ट्रीय आय को व्यय के प्रवाह के रूप में माना जाता है, यानी जो राष्ट्रीय आय या उत्पादन करते वक्त जो खर्च होता है, जैसे जीडीपी में निजी उपभोग का कुल योग शामिल है। अब यहाँ सरकारी उपभोग, वे सकल पूंजी निर्माण और शुद्ध आयात निर्यात का जो अंतर है उस आधार पर व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना होती है। यहाँ मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते वक्त बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन को ज्ञात करते हैं। और सकल घरेलू उत्पादन उपभोग और निवेश हेतु अंतिम उत्पादों पर होने वाला व्यय है, यानी उपभोग पर जो व्यय होता है और निवेश पर जो व्यय होता है, इस आधार पर हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं। अब जो व्यय विधि है उसमें अंतिम उत्पादों से जो उत्पादन होता है उसमें से हम स्थिर पूंजी का उपभोग और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा देते हैं और विदेशों से प्राप्त आय को हम जोड़ देते हैं। इस आधार पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है या राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। इस तरह से इस व्यय विधि के अंतर्गत जो अंतिम व्यय होता है उसको वर्गीकृत दो तरह से किया जाता है, एक तो परिवार उपभोग व्यय और एक सामान्य सरकार उपभोग व्यय। और इसी आधार पर आर्थिक क्षेत्रों के अंदर और आर्थिक क्षेत्रों के बाहर निवेश किया जाता है, उस निवेश को भी यहाँ राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त ध्यान में रखा जाता है। और इस तरह से इस व्यय विधि के तहत जो अंतिम व्यय होता है, चाहे वो अंतिम उपभोग व्यय है, चाहे वो अंतिम सरकारी उपभोग है, चाहे वो शुद्ध निर्यात आयात का जो शुद्ध अंतर है या शुद्ध निर्यात जिसको कहते हैं वो है, या अब सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, इस पर जो राशि खर्च होती है उस आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना होती है। इसमें भी कुछ चीज़ों की सावधानी रखी जाती है, जिसमें से मुख्य रूप से मध्यवर्ती उत्पादों पर होने वाले व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि व्यय की दोहरी गणना से बचने के लिए ये आवश्यक है। मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन या मध्यवर्ती वस्तुओं व उत्पादों का मूल्य पहले ही अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है, इसलिए इनका मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होना चाहिए। फिर वही एक रिपीटेशन है कि जो राशि उपहार,
दान, कर, छात्रवृत्ति या सामाजिक अंशदान और सामाजिक सुरक्षा अंशदान के रूप में सरकार जो देती है वह भी इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो एक हाथ से दूसरे हाथ को हस्तांतरित होने वाली आय है, जिसका राष्ट्रीय उत्पादन या कहें कि उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। और इसके अलावा पुरानी वस्तुओं के खरीदने पर होने वाला व्यय भी इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी जो वस्तुएं पहली बार खरीदी गई थी उनके उत्पादन में उनकी काउंटिंग हो चुकी होती है, इसलिए इसको भी शामिल नहीं करना चाहिए। इस तरह से कहने का तात्पर्य राष्ट्रीय आय की गणना इन 3 आधारों पर होती है और इन 3 आधारों को वैज्ञानिक तरीके से काम में लिया जाता है, क्योंकि यदि इन 3 आधारों से प्राप्त होने वाले अनुमान में यदि अंतर आता है तो उससे राष्ट्रीय आय की गणना प्रभावित होती है। और राष्ट्रीय आय की गणना न केवल राष्ट्रीय या यूँ कहें कि आर्थिक विकास का आधार है, बल्कि संसाधनों का अनुमान लगाने और संसाधनों के अनुसार विकास की रूपरेखा तय करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की इन तीनों विधियों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग हो और बहुत सावधानी से उन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिनके कारण राष्ट्रीय आय के अनुमान प्रभावित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि सरकार जब भी राष्ट्रीय आय की गणना करती है तो इनका बहुत ही सावधानी से इनका उपयोग होता है और उससे राष्ट्रीय आय के सटीक अनुमान प्राप्त होते हैं। आशा है आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। हम अगले टॉपिक की चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।